हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जीवों के माध्यम से कौन कौन से जीवों के माध्यम से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। यानी कि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से जीवों को बांटा गया है। इससे पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा अध्ययन कर लिया है। सिर्फ हमारे एक यही टॉपिक बच रहा था, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण। इसके अलावा कौन कौन से जो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वही टॉपिक बच रहे हैं। इसके अलावा हमने सारा ही अध्ययन कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण। यानी कि जीवों के माध्यम से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित किए जाते हैं उनके अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि बात करें सबसे पहले हम अमोनोटेलिक के हम उन जीवों को कहेंगे जिनके माध्यम से यानी कि नाइट्रोजन क्या होती है वो क्या किसमें बदल जाती है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ऐसे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो हम अमोनोटेलिक की बात कर रहे हैं, ऐसे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया जल में घुलनशील होती है। कहने का मतलब यह है कि अमोनिया एक तरीके से जल में घुलनशील है। दूसरी बात, ये अधिक विषैला भी होता है। यानी कि अमोनिया सबसे अधिक विषैली होती है। इसे शरीर में हम अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, यानी कि शीघ्रता से शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यानी कि अधिक विषैली है, घुलनशील होती है, ठीक है, इसलिए शरीर को नुकसान होता है और इसे निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी कि अमोनोटेलिक जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बढ़ती है और उसको निकालना अति आवश्यक होता है और इसे निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और ये सबसे अधिक विषैली होती है और जल में घुलनशील होती है, ठीक है। इसलिए जलीय जीव ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि इसे निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो अधिक जल कहाँ मिलेगा, यानी कि जो जीव जल में रहते हैं उनको ही अधिक जल प्रोवाइड हो पाएगा। इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन ऐसे जीव करेंगे जो जलीय जीव होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटोजोआ हुआ, पोरीफेरा हुआ, हाइड्रा एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपोडा व साथ ही अलवणीय जलीय मछलियाँ। ये हमने देखा है अमोनोटेलिक में। नेक्स्ट हम देखें यूरोटेलिज्म, या फिर अपन उसे अमोनोटेलिक बोला था, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। यूरोटेलिज्म में हम देखें इसमें कि ऐसे जीव जो यूरिया अमोनिया की, तो यानी कि कहने का मतलब है यूरोटेलिज्म का मतलब है कि ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निष्कासन करते हैं। यूरिया देखो अमोनिया की तुलना में एक तो कम घुलनशील होता है, अमोनिया सबसे अधिक घुलनशील होती है और जलीय जीव ही इसका निष्कासन करते हैं। उसकी तुलना में कम विषैला होता है, एक तो कम विषैला होता है। नेक्स्ट बात, शरीर में इसे अधिक समय तक रोका जा सकता है। जो जीव उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, यूरोटेलिक, व इस क्रिया को अपन बोलेंगे यूरोटेलिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, मेंढक हुआ, उपास्थल मछलियाँ हुई और स्तनी प्राणी, यानी कि मनुष्य कैसा है, यूरोटेलिज्म या फिर यूरोटेलिक प्राणी है। नेक्स्ट हम देखें यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म की अगर अपन बात करें कि यह है, अपन देखें सबसे पहले इस चीज़ को कि सबसे अधिक विषैला अमोनिया, उसकी तुलना में कम यूरिया है। अब हम देखें यूरिकोटेलिज्म क्या कह रहा है कि ये कम विषैला, यानी कि यूरिया की तुलना में भी क्या है, कम विषैला है और साथ में जल में क्या है, घुलनशील होता है। और वो क्या था, कम घुलनशीलता कौन, यूरिया, और सबसे अधिक घुलनशील क्या है, अमोनिया है। ये शुष्क वातावरणीय जीवों में जल संचित रखने के लिए यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे जीव जो जिनके शरीर में जल की कम मात्रा होती है या फिर जल का अधिक मात्रा में ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, तो जल को संचित रखने के लिए यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि इसे निष्कासन के लिए यूरिया और अमोनिया की तुलना में कम जल की मात्रा होती है। इसे शरीर में काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। इसे ठोस
रवो यानी कि क्रिस्टल या गाड़ी लई के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सरीसृप हुआ, कीट हुआ, पक्षी हुआ, स्थली घोंघे हुए, यानी कि इनका जो निष्कासन होगा एक तरह से ठोस रवो गाड़ी लई के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है, ये तो था हमारे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राणियों का वर्गीकरण या फिर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण हमने पढ़ाया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राणियों में उत्सर्जित अंग यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स का मतलब यानी कि अकशेरुकी जीवों के उत्सर्जी अंग। फिर हम देखेंगे वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं के। ठीक है, प्राणियों में उत्सर्जी अंग जिसमें हम देखेंगे एक तो वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट में हम देखें सबसे पहले कि ऐसे जीव जो शरीर की सामान्य सतह द्वारा, देखो उत्सर्जी चीज़ें देख रहे हैं हम कि हमने वो तो पढ़ लिया कि कौन कौन से जीव जैसे अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। अब हम देखेंगे कि इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें शरीर की सामान्य सतह द्वारा यानी कि जनरल बॉडी सरफेस। इसमें आता है एक कोशिकीय जीव जैसे कि प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ हुआ, अमीबा हुआ, ठीक है, ये प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय जीव जिसमें स्पंज, सिलिंट्रेट्स शरीर की सामान्य सतह द्वारा उत्सर्जित पदार्थ CO2 अमोनिया का निष्कासन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो शरीर की सामान्य सतह द्वारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं या फिर सतह द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखें प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। ये जो चपटे प्राणी होते हैं जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीज हुआ तो इनमें पाया जाता है, इनमें क्या फ्लेम सेल पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं ज्वाला कोशिका। इसकी कोशिका के द्वारा भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। यानी कि ज्वाला सेल ही क्या करती है, इनमें उत्सर्जन का कार्य करती है। नेक्स्ट है उत्सर्जी नलिकाएं। कुछ जीव जैसे होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी नलिकाएं। जैसे कि निमेटोडा हुआ, निमेटोडा के संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें प्रमुख उत्सर्जी अंग अनुदैर्ध्य नलिका यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से निर्मित होते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एच शेप में होता है, एच आकृति संरचना होती है। ये संरचनाएं रेनेट कोशिका से उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम उत्सर्जी नलिकाओं की बात करें तो उत्सर्जी नलिकाओं वाला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, हमें निमेटोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पश्चवृक्क यानी कि मेटानेफ्रिडियल। ये उत्सर्जित संरचनाएं कैसी होती है, कुंडलित होती है। यानी कि ये जो उत्सर्जी अंग कैसा होता है, कुंडलित होता है। इसके अलावा ये जो संरचनाएं होती है एक तो त्वचा घर्षणी पट्टों में पाई जाती है। इसके अलावा हम देखें देह भित्ति में उपस्थित यही संरचना देह भित्ति में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा घर्षणी पट्टों वृक्क, घर्षणी पट्टीय वृक्क उत्सर्जित पदार्थों को एलिमेंट्री कैनाल में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक तो आपको त्वचा में देखने को मिलेगा, घर्षणी पट्टियों में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपन को देखने को मिलेगा। इस संघ के जो इसमें जो एनिमल आएंगे, एनिलिडा संघ के जो प्राणी हैं, एनिलिडा संघ के प्राणी जिसमें नेरिज हुआ, केचुआ है। मेल पीगी नलिकाएं ये कीटों में देखने को मिलेगी अपन को। जितने भी कीट होते हैं, द्विपंखी कीट होते हैं, उनमें ये संरचना अपन को देखने को मिलेगी, जैसे कॉकरोच वगैरह हुआ। ठीक है, नलिका रूपी ग्रंथियाँ यानी कि ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर्थ्रोपोडा संघ के क्रेस्टेशिया वृक्क जंतुओं में उत्सर्जी अंग एक विशेष नलिका रूपी ग्रंथि में रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट हम देखें
बोजेनस अंग या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड्स। ये उत्सर्जी अंग मोलस्कस वर्ग के जंतु जैसे कि सीपी हुआ, घोंघा हुआ, और बोजेनस अंग को हम क्या बोलेंगे, वृक्क बोलेंगे, और हृदय वर्ण को अपन क्या बोलेंगे, केबर का ऑर्गन बोलेंगे। ये ऑर्गन क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कशेरुकी में, वो देखा था हमने इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में। अब हम देखेंगे कशेरुकी में उत्सर्जी अंग, यानी कि वर्टिब्रेट्स जितने भी एनिमल होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है, ये देखते हैं हम। देखो, अधिकांश वर्टिब्रेट में किडनी प्रमुखतः यानी मुख्यतः किडनी क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करती है। इनकी स्थिति और विकास की अवस्था के आधार पर किडनी को 3 प्रकार से बांटा गया है। वैसे कई बुक्स में 4 प्रकार की भी दिखाया गया, लेकिन मुख्यतः हम 3 ही देखेंगे। एक तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और एक मेटानेफ्रिक, एक है प्रोनेफ्रोज। कशेरुकी की भ्रूणी संरचना, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनकी भ्रूणी संरचना, जैसे कि मेंढक हुआ, मेंढक का टेडपोल लार्वा हुआ, इसके साथ ही वयस्क डेलोस्टोमा और मिक्सासाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी। मीजोनेफ्रिक में हम देखें कि यह उभयचर की जो वयस्क अवस्था होती है, जितने भी उभयचर होते हैं जलीय स्थलीय जीव, उभयचर की जो वयस्क अवस्था में देखने को मिलती है, जैसे कि सरीसृप, पक्षी व स्तनी जंतुओं की भ्रूणी अवस्था में उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। देखो, इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी अपन को कि यह एक तो क्या है, उभयचरों की जितने भी उभयचर होती है उनकी वयस्क अवस्था में देखने को मिलेगा। साथ ही जितने सरीसृप हुआ, पक्षी हुआ, स्तनी हुआ, इन जंतुओं की भ्रूणी अवस्था में उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। यानी कि मेजोनेफ्रिक एक तरह से क्या है, उभयचरी, यानी कि एक तो उभयचर यानी कि वयस्क अवस्था और भ्रूणी अवस्था दोनों में देखने को मिलती है। मेटानेफ्रिक में हम देखें कि ऐसे वृक्क जो सरीसृप, पक्षियों व स्तनियों जंतुओं की वयस्क अवस्था में उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। अब हम इस चीज़ को समझें कि जो प्रोनेफ्रिक जो होती है वो टेडपोल लार्वा में देखने को मिलेगी, और मीजोनेफ्रिक जो उभयचर जितने भी वयस्क एनिमल होते हैं जैसे कि मछली हुआ, मेंढक हुआ, ये इसमें हमें मीजोनेफ्रिक हमें देखने को मिलेगी। मेटानेफ्रिक की बात करें तो इसमें ऐसे वृक्क में सरीसृप, पक्षी व स्तनियों की वयस्क अवस्था में उत्सर्जी अंग देखने को मिलते हैं। यानी कि मनुष्य कैसा है, मेटानेफ्रिक एनिमल आदि प्राणी है, ठीक है। और अगर हम भ्रूण की बात करें तो भ्रूण का जो किडनी होता है अपने स्तनी में वो कैसा होता है, मीजो और मेटानेफ्रिक टाइप का किडनी होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।